ग्रेविटेशन से जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था? फोर्स। और फोर्स किसको कहते हैं? बोलो। एक एजेंट है ना, और वो एजेंट क्या होता है एक्चुअली में? पुश और पुल। ठीक है, तो फोर्स क्या है? एक एजेंट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करा दे? चेंज करा दे, है ना? विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या चूंकि हमेशा जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, ये ज़रूरी नहीं हो, लेकिन कोशिश तो की जाती है ना, कोशिश की जाती है। इसलिए हम फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं? एन एजेंट विच चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दे या चेंज कराने की कोशिश करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो मतलब जो भी फोर्स है वो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है ना, बस समझ में आ गई। और इस फोर्स में हमने बहुत सारी बातें देखी थी, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स हमने देखा था क्या? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स में क्या देखा था? स्प्रिंग फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है। नॉन कांटेक्ट में क्या देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसी में से एक क्या है? ग्रेविटेशन है, जिसकी बात हम करेंगे। मतलब ये क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। समझे बात है? नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं। समझे बात है? क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स भी कहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्रेविटेशन की। एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी फोर्स की बात करेंगे। समझ बात है? किसकी बात करेंगे? ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन क्या है, इनको समझते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या है? फोर्स है। कैसा फोर्स है उनको देखेंगे। देखो, नेचर के अंदर जितना भी मास है, जितना भी मास है, से m1 m2 जो भी नेचर के अंदर जितना भी मास है, हर मास दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हर मास दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। समझ में बात है कि नहीं? मतलब एक अट्रैक्शनटिव फोर्स है। एक क्या है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये जो फोर्स है ना, मतलब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, हमेशा उस लाइन के एलोंग होता है जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता है। ये फोर्स जो है कहाँ होता है? हमेशा उस लाइन के एलोंग होता है जो कि क्या करता है? दोनों के सेंटर को क्या करता है? ज्वाइन करता है। समझ में बात है कि नहीं? दैट्स व्हाई वी आल्सो से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं? मतलब जब कोई फोर्स किसी के सेंटर के एलोंग लगे, मतलब ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हर मास नेचर के अंदर दूसरे मास के ऊपर अपने सेंटर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। समझ बात है कि नहीं? दूसरे मास के ऊपर लगाता है फोर्स, खुद पर नहीं। किस पे लगाता है? दूसरे मास के ऊपर। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। समझ बात है? क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नेचर के अंदर जितना भी मास है, एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अपने सेंटर की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो लिखो ज़रा जल्दी से। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, every mass attract another mass, every mass attract another mass towards its center by a force, towards its center by a force known as gravitational force, known as gravitational force।
ठीक है ना, क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेचर के अंदर जितना भी मास है दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स के जरिया अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो अब जरा देखो, ठीक है, कि हर मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लें कि इस मास के ऊपर फोर्स देखना चाह रहे हैं इनकी वजह से, तो कौन लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, ये। तो मतलब इस मास 2 को m1 अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से डिनोट किया है, हो सकता हो 1 2 लिखा हो किताब के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1, ठीक है। सिमिलरली ये भी तो एक मास है और ये भी एक मास है, तो इस मास को भी ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस मास को भी क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। वो भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस मास के ऊपर फोर्स देख रहे हैं, तो इस मास को कौन खींच रहा होगा, m1 को कौन खींच रहा होगा, m2 किधर, अपने सेंटर की तरफ। तो इसलिए m1 के ऊपर m2 की वजह से जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। समझ में बात है, किधर होगा, इधर की तरफ होगा, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, है ना, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2। बस समझ में आ गई। तो ये क्या है, अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। तो किस मास के ऊपर फोर्स देखना चाह रहे हो उसको पकड़ लो और देखो कौन लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स। बात समझ में आ गई, उसकी तरफ एरो मार्क कर दो, फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ होगी, ठीक है। किस लाइन के अलोंग होगी, उस लाइन के अलोंग होगी जो कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रहा होगा। बात समझ में आ गई, जो कि क्या कर रहा होगा, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रहा होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात यह है कि ठीक है, ये F12 F21 डिनोशन के लिए हमने समझ लिया, लेकिन ये कितना होता है, ठीक है ना, कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कहने के लिए हम समझ गए, ठीक है, एक मास दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से खींच रहा है, क्या वैल्यू है उसकी। बात समझ में आ गई। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, दैट इज नॉन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस समझ में आ गई, क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिया हम किसी मास, दो मास के बीच कितना फोर्स लग रहा है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात है। लिखो ज़रा जल्दी से हेडिंग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डायग्राम भी बनाते रहना साथ साथ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। क्या कहा इसमें इन्होंने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि मान लो एक मास m1 दूसरा मास m2 है, सच दैट कि इन दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, r है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, r है। सरफेस से नहीं, कहाँ से, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितना है, r है। समझ बात है कि नहीं। तो इन दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, चाहे F12 हो या F21 हो, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन क्या है इनके, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। कैसे, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, कौन बताएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ बोलो बोलो। टू एवरी एक्शन, क्या मतलब है इस बात का, ये एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे होता है क्या,
हाँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। समझ आई बात है कि नहीं? क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। मान लो अगर इसको एक्शन माने तो ये रिएक्शन होगा, अगर इसको एक्शन माने तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है, यहाँ भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F12 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। समझ आई बात है? ठीक है, तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वेक्टर हमने कहाँ 10वीं क्लास तक पढ़ना है। ठीक है ना? तो अभी जो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका कोई वेक्टर फॉर्म वगैरह मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। ठीक है, समझ आ गई बात है? फिर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? इस तरह से फोर्स देख करके। ठीक है, कि M2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन? M1, तो M2 से M1 की तरफ डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि M2 को M1 अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस तरह से हम डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। बस समझ आ गई? ठीक है ना? वेक्टर फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखेंगे, हालांकि इसका स्केलर फॉर्म भी है और वेक्टर फॉर्म भी है, तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर दो मास M1 और M2 यूनिवर्स में कहीं पर भी रखे हुए हो, एक हवा में हो, दूसरा पानी में हो, कहीं पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी रख दो, दो मास है, एक जमीन के अंदर पड़ा हो, दूसरा एयर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दो मास है M1 M2 और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। समझ बात है ना? कोई भी इंटरवेनिंग मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दो मास अगर M1 और M2 रखा हुआ है किसी R डिस्टेंस पर, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब चाहे F12 कह लो या F21 कह लो, चूंकि मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो इस साइन की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं क्या लिख रहा हूँ? F। क्या लिख रहा हूँ? F। तो इनके बीच जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। और साथ साथ आगे ये भी कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, मतलब जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ध्यान सुनना कि दो मास के बीच M1 M2 जो कि R डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। बस समझ में आ गई? आगे स्टेटमेंट में यह है कि ये फोर्स एक्ट करता है सेंट्रल लाइन के लोग। सेंट्रल लाइन यानी मानिए वो लाइन जो कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। समझ में बात है? मतलब स्टेटमेंट में ये भी है कि डायरेक्शन किधर है। ठीक है, एक्ट अलोंग द डायरेक्शन, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। ठीक है, खैर तो मैथमेटिकल फॉर्म में इतनी बात करेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो अब मैथमेटिक्स के हिसाब से जब भी दो प्रोपोर्शनलिटी हो हम उसको क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट? F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है ना? समझ में बात है? और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या लाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है हम लैब के अंदर कैलकुलेट करते हैं। समझ में बात है? क्या करते हैं? लैब के अंदर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट कैलकुलेट किया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल G। और इस G की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना? और ये जो G की वैल्यू है ना, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। ठीक है, मतलब मीडियम पर डिपेंड या ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है इन सब चीज़ों से। ठीक है ना? मतलब ये क्या है? कांस्टेंट
एवरीवेयर इन यूनिवर्स। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस g को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। बस समझ में आ गई? इस g को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। g को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। समझ में बात है कि नहीं? चूंकि नेचर के अंदर कहीं पर भी रख दो, ठीक है, दो मास कहीं पर भी पड़ा हुआ, किसी मीडियम में पड़ा हुआ, इवन दो अलग अलग मीडियम में पड़ा हुआ, हर जगह क्या रहेगा? ये सेम रहेगा। हर जगह क्या रहेगा? ये सेम रहेगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। समझ आ गई बात है? कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना यहाँ तक में? नहीं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मतलब ये जो रिजल्ट है किसका है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। तो जल्दी से इसका स्टेटमेंट लिखो, फिर छापो। स्टेटमेंट लिखो इसका, मैं लिखा रहा हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या ऊपर स्पेस नहीं छोड़े हो तो नीचे लिख लो। ठीक है, लिखो। इट स्टेट्स दैट, ऊपर स्पेस नहीं तो नीचे लिख लेना। इट स्टेट्स दैट gravitational force between two masses, ब्रैकेट में लिख लो m1 and m2, between two masses, ब्रैकेट में लिख लो m1 and m2, placed at a distance are ब्रैकेट में लिख लो सेंटर टू सेंटर, ब्रैकेट में क्या लिख लो? सेंटर टू सेंटर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of mass, is directly proportional to the product of mass, is directly proportional to the product of their mass, and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, नोट करके एक बात लिख लो। दिस फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स always act towards the central line, मतलब लिख लो ब्रैकेट में लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। ठीक है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, छाप चुके, आगे बढ़े। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है ना? चलो, चलो अब जल्दी जल्दी जवाब देना। एक मास है m,
दूसरा मास है 2m, इनके बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? बोलो, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, कितना होगा जल्दी बताओ। जी m1 यहाँ है m इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना फोर्स हो जाएगा। खैर, अब अगर मैं इसके डिस्टेंस को डबल कर दूं, मतलब इसके बीच का सेपरेशन क्या कर दूं? डबल कर दूं। इसके बीच का सेपरेशन क्या कर दूं? डबल कर दूं, तो फोर्स, मतलब जो न्यू फोर्स है वो कितना होगा इस एफ के टर्म में? बताओ क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? चूँकि देखो, ऐसा करने में F = G m1 m2 बाय आर स्क्वायर के हिसाब से देखो, तो ना हमने G को बदला है, G तो बदलेगा ही नहीं, m1 को बदला है, ना ही m2 को बदला है। किसको बदला है? सिर्फ R को। तो सीधा सीधा क्या देख लो, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर स्क्वायर। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर स्क्वायर। तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या हो जाएगा? F1/F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। यही होगा ना? तो F1 कितना था? F2 कितना है मालूम नहीं, R2 कितना है कह रहा है डबल हो गया है। ठीक है, R1 कितना था? R स्क्वायर। ओपन कर दो, क्या हो जाएगा? F/F2 इक्वल टू 4R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा। तो F2 की वैल्यू F के टर्म में कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स F। कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स F। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हो, या जिसको कुछ समझ में नहीं आता, एक बार फॉर्मूला इस पर लगाओ, निकाल लिए। दूसरी बार उन्होंने क्या कहा? डबल कर दिया गया, दोबारा से फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? दोबारा से फॉर्मूला लगा दो। F2 इक्वल टू G m 2m बाय आर स्क्वायर। लेकिन R कितना है? 2R है। तो F2 कितना हो जाएगा? G m इंटू 2m, m इंटू 2m, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4R स्क्वायर। इसको ऐसा लिख ले, 4 इंटू आर स्क्वायर। और ये वैल्यू देखो कितनी है? F के बराबर है। इनको यहाँ ले जाकर पुट कर दो, तो F2 विल बिकम F/4। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आता प्रोपोर्शनलिटी, तो दो बार दोनों कंडीशन में फॉर्मूला लगा दो और दोनों की मदद से क्या कर लो? एलिमिनेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों? बाकी के कांस्टेंट चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसका डिस्टेंस a है। इसका डिस्टेंस क्या है? a है। इसका ये मास m है, ये मास भी m है, और ये मास भी m है। ठीक है ना? नाम दे दूं मैं इसका A B C। A B C, बस समझ आ गया क्या? A B C। क्वेश्चन है, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास प्लेस्ड एट B। ठीक है, फाइंड द नेट ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन मास B। हो जाएगा? नहीं होगा? बता दो ज़रा जल्दी से। हाँ, वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, A वाला B पे लगाएगा, C वाला भी B पे लगाएगा।
किस पे पूछा मैंने फोर्स? ओ ए पे निकालो, ए पे। वैसे बी पे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ए पे निकालो, ए पे। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, पहले ये बता दो इस ए के ऊपर किस किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है, F1 कह दें, और दूसरा इधर लग रहा है, ठीक है। क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो क्या हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? इसको ऐसे समझो आसान समझने के लिए। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई 3 मीटर इधर मूव किया, कितना? 3 मीटर, और 4 मीटर इधर मूव कर गया, तो क्या हम इसको 7 कहते थे या 1 कहते थे? क्या करते थे? इसका जो रिजल्टेंट है वो पाइथागोरस से कैलकुलेट करते थे, है ना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। समझ बात है? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो, समझ आई बात है? कि जब भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा हो, कितना? क्या कर रहा हो? 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा हो, तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो निकालते हैं अंडर रूट मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। बात समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई बात है? ठीक। अब अगर किसी आर्बिट्रेरी एंगल पर हो तो, जैसे मैंने 45, ये वाला सवाल में मैंने बी लिखा था, उसको हटा दिया अभी, है ना? अगर किसी आर्बिट्रेरी एंगल पर हो तो मान लो जब अगर ऐसे हो कि एक वेक्टर ए ऐसा है, दूसरा वेक्टर भी ऐसा है, मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, कोई भी, समझ बात है? दो वेक्टर अगर उसके बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो उसका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बात समझेंगे? याद रखने ये क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। अगर किसी आर्बिट्रेरी एंगल पर हो तो, मान लो थीटा एंगल पर हो तो, फिर इसका रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना। देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर याद रखना थीटा जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर है। ये दोनों बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ये दोनों बात समझ में आई कि एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है, अगर उसके बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो उस केस में हम उसका एडिशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, बचपन से करते आ रहे डिस्प्लेसमेंट वाली बात, ठीक है? इसको ज़रा गौर करो, क्या इसके जैसा नहीं है ना? तो बिल्कुल, अगर ऐसे किसी थीटा एंगल पर हो तो फिर कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब चूंकि 10th क्लास पास कर चुके, कॉस थीटा साइन थीटा निकालना जानते होगे, है ना? जानते हो कि नहीं? हाँ ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है ना? 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना? क्या है? 2ab कॉस थीटा है। चलो अब ज़रा समझते हैं इन बातों को। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करना कि ये जो थीटा, क्या मैंने क्या कहा, क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर है। सुन लो, एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालते हैं? समझ ये बातें? कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन हकीकत में नहीं होगा वो, ठीक है? दो वेक्टर के बीच का हम एंगल ऐसे निकालते हैं, वेक्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं। समझ ये बात है? ये कहलाता है क्या? हेड, और ये क्या कहलाता है? टेल। डिनोशन है वेक्टर का, क्या है? डिनोशन है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का हम एंगल निकालते हैं तो उनका दोनों टेल से टेल कोइंसाइड करना चाहिए।
ठीक है, मान लो कहीं पर ऐसे बना हुआ है और एंगल क्या दे दिया, ये थीटा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं है। कब? जब दोनों टेल क्या कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, उस केस में जो एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर। बस समझ में आ गई? एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालते हैं? जब टेल से टेल क्या कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो। अब इस केस में कैसे निकालेंगे? इस केस में हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके जरा देखो कि कैसा दिखेगा, ऐसा है ना। इस एंगल को कहेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर के बीच का एंगल है, ये नहीं है। इसी चीज को कॉमन सेंस से तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया था, मैथमेटिक्स लगा दे, और अगर इसको आगे प्रोड्यूस करें तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं होगा, दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो इस एंगल को हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, बस समझ आ गई? इन शॉर्ट क्या है कि जब टेल से टेल कोइंसाइड कर रहा होगा उस केस में जो भी एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। बस समझ आ गई? वो क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। अगर नहीं है तो उसको पैरेलली शिफ्ट कर लो। ठीक है, मतलब सोच के देख लो कि कैसा दिखेगा, वो एंगल होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो। अब आते हैं जरा इस सवाल के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर है, हम इसको ये नहीं कि इधर एफ लग रहा है इधर भी एफ लग रहा है तो 2f हो जाएगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ नोट करना तो जल्दी से कर लो। ठीक है, एक तो ये बात नोट करो, दूसरी ये बात नोट करो। ठीक है ना, चल अब जरा देखते हैं, इसको रब कर दो। ठीक, इनके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, मतलब इस ए के ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना, F। उसकी वैल्यू कितनी होगी, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इतना लगेगा ना। ठीक है, और इधर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा क्योंकि इसके ऊपर, इसको ये भी अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये देखो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों टेल टू टेल ही है। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सीधा ये लगा दे, ये भी लगाओगे तो वही काम होगा, चूंकि cos 90 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मतलब एफ रिजल्टेंट या एफ नेट क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तो एफ ही है, क्या रख दो, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √2f। दोनों तो एफ ही था ना, कितना हो जाएगा, √2f। एफ की वैल्यू कोई एक पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, अंडर √2 g कैपिटल m या m स्क्वायर कर दो बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बात समझ में, नोट करो जल्दी। कोई डाउट है तो पूछो। कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आया, हेड से हेड मिला करके, हाँ निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो हेड टू हेड मिलाते हो तो अभी हमने कहा कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऐसे, तुम ऐसे ज्वाइन करने के बजाय ऐसे ज्वाइन करना चाहते हो, है ना। तब ये बताओ, ये लाइन पैरेलली तो है,
या इसी को देखो, इसको आगे भी तो ले जा सकते हैं, आगे भी तो ले जा सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर ही होता है। ठीक है, बस समझ में आ गई, कर सकते हैं। ठीक है सर अगर इस केस में देखा जाए तो ये मास ए जो है, ए का मास जो है सर, ए पे अगर फोर्स लग रही है तो बी ए पे फोर्स लगा रहा है। हाँ किधर? इधर साइड लगा रहा है ना। इधर इधर नीचे। हाँ सर, बी ए पे फोर्स लगा रहा है। हाँ तो किधर लगा रहा है? बी ए के ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे लगाएगा ना। बी ए के ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा, मतलब दूर भगाएगा। अपनी तरफ लगाएगा। तो फिर कहाँ लगाएगा? अपनी तरफ। इसको देख रहे हो ना, इसको कौन फोर्स लगा रहा है? बी। तो बी अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यही तो हमने डेफिनेशन में कहा। कहाँ खींचेगा? अपने सेंटर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट को देखो और देखो कौन फोर्स लगा रहा है। सी भी सर अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाँ, इसीलिए उधर लिया। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एफ किधर होगा। समझ आई बात है? इसलिए जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें मैंने एफबीडी की बात की है ना, फ्री बॉडी डायग्राम, और उसमें हमने पहचानवाया कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है ना, तो ये जानना जरूरी है कि फोर्स किधर लग रहा है, क्योंकि जब तक फोर्स को पहचानोगे नहीं किधर लग रहा है, कैलकुलेट कहाँ से करोगे? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इधर का मन करनी है सर, इधर को बढ़ाइए। अच्छा ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बी लिखा था, उसको रब कर दिया था। अब मैं लिख दे रहा हूँ, वो तुम कैलकुलेट करो। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाए? बी आ जाए। ठीक है, सवाल यही है कि एक ट्रायंगल है, इनके तीनों वर्टेक्स पर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उनके तीनों वर्टेक्स पर मास है। मास बी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। ठीक है, समझ आ गई बात है? बी के ऊपर कितना लग रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो। हो गया? देखो, हमेशा जब भी ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हमें नेट फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, और नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? दो फोर्स हो तो नेट फोर्स इससे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ए के ऊपर किधर किधर फोर्स लग रहा है, कौन बताएगा? डायरेक्शन। हाँ, किधर फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? सॉरी, बी के ऊपर ए की तरफ, मतलब नीचे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसको मैं कह दे रहा हूँ एफ। एक सी की तरफ लग रहा है ऐसे, इसको मैं कह दे रहा हूँ F1, इसको कह दे रहा हूँ F2। ऐसा लग रहा होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? हाँ, कौन बताएगा? ये साइड भी ए है, ये साइड भी है, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। चलो, तो अब F1 F2 कैलकुलेट कर ले। किस फॉर्मूले से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। F1 की वैल्यू कितनी होगी? तो F1 किस फोर्स को कह रहे हो? फोर्स अप्लाइड ऑन B बाय A, इसी क्या ना? तो कितना हो जाएगा? G M इंटू M बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। कितना है? A स्क्वायर। ये हो जाएगा? हो गया नहीं होगा? F2 क्या लिखोगे? G M इंटू एम बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, यही होगा ना? तब ये बताओ B और C के बीच डिस्टेंस कितना है? B और C के बीच कितना डिस्टेंस है? पाइथागोरस से निकाल लोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? √2a, यही आएगा। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कि gm² या m/m बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, इतना। इस लाइन के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, इतना। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। क्या चाहिए, नेट फोर्स। दो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि दो वेक्टर, उसके बीच का एंगल थीटा और उसका रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में फिट कर दें, जल्दी से करो। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स को मैंने लिखा है F, क्या लिखोगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये लिखोगे, ये लिखोगे ना। चलो, F1 की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे लिख ले। चलो रख दे इसको, या इसको कैलकुलेशन आसान कर सकते हो अगर कॉमन सेंस लगाओ तो। ठीक है ना, नहीं F1 को नहीं, इस थोड़ी देर के लिए इस पूरी क्वांटिटी को कुछ मान लें, PQR कुछ भी, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कि gm²/a² को क्या मान लें, कुछ भी मान ले, ये Q है, M है N, तो ये क्या हो जाएगा, ये Q, ये Q/2। इसमें पुट कर दोगे, Q की वैल्यू जो बाहर आएगी बाद में इसको पुट कर देना, तब इतने बल की एक्सप्रेशन को कैरी नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात, समझ बात है कि नहीं आई भाई। अगर इसको मैं कुछ भी कह दिया कैलकुलेशन पर्पस के लिए, बाद में Q की वैल्यू फाइनली जो आंसर आएगा वापस इसको पुट कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक है, खैर क्या करूँ, Q लेकर चलूँ या इसको, Q को, ठीक है ना। अगर इसको Q रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, F1 Q के बराबर और F2 Q/2। ये बात समझ में, क्या हो जाएगा Q/2, तो ये क्या हो जाएगा Q² + Q/2 का स्क्वायर, यानी Q²/4 + 2Q Q/2 cos 45। इससे ये ख़त्म, ये भी क्या हो जाएगा Q², क्या हो जाएगा Q²। बात समझ आ गई, कितना हो जाएगा Q²। तो ये देखो, ये हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा देखो, 5Q², 5Q²/4 cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो प्लस Q²/√2 का रूट। Q² कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, √5/4 + 1/√2 इंटू Q, बाहर आ जाएगा Q, क्योंकि अंदर कॉमन लोगे Q² ऐसा होगा, रूट के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा Q, रूट के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा Q, और Q की वैल्यू जो माने थे वहाँ पुट कर दो। किसको माना था, gm²/a² को, तो कितना हो जाएगा, √5/4 1/√2 gm²/a²। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच का हम एंगल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सवाल तब पूछेगा जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। ठीक है, कि 3 मास रखा हुआ बता दो फोर्स, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े, छप चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं कुछ बोला था क्या, अभी मैं कुछ बोला था, नहीं सुने क्या तुम, अभी तुम्हारे सवाल का ही जवाब दिया था मैंने, ठीक है, तुम्हारे पूछने से पहले, कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तब, नहीं जाएगा तो फ़ायदा है तुम्हारे लिए, इतने मुश्किल काम नहीं करने पड़ेंगे। खैर, ये मास है m,
और ये है 2m। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है r। सपोज कर लो ये क्ले क्या है, क्ले यानी मिट्टी के गोले हैं, गीली मिट्टी के गोले हैं। समझ आई बात है? पहले m और 2m r डिस्टेंस पे पड़ा हुआ था और इनके बीच के फोर्स क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, F था। हमने क्या किया, इन दोनों मिट्टी के गोले को मिलाया। ठीक है, क्या किया, इन दोनों मिट्टी के गोले को क्या किया, मिलाया और आधा आधा मास करके फिर से r डिस्टेंस पर रख दिया। क्या कर दिया, मिलाया फिर से। ऐसा समझ लो जैसे आटे के गोले हैं, मिला दिया, मिल जाएगा वो। फिर से क्या कर दो, काट दो, स्फीयर बना के फिर से क्या कर दो, उसी r डिस्टेंस पे रख दो। फिर से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा इनके बीच, कुछ और होगा पता नहीं। ये पता करना है कि ये f डैश f के टर्म में कितना है। सवाल समझे, सवाल समझे? अच्छा सवाल है, बन सकता है, ये पूछा जा सकता है। समझ में बात है कि एक मास m है, दूसरा मास 2m है। पहले r डिस्टेंस पर जब रखा हुआ था तो उनके बीच का फोर्स कितना था, F था। उनके बीच का फोर्स कितना था, F था। फिर हमने क्या किया, उन दोनों मिट्टी के गोले को मिलाया, मास इक्वल हाफ में करके फिर से उसी डिस्टेंस r पे रख दिया। मतलब पहले जितना डिस्टेंस था अब भी उतने ही डिस्टेंस पे रखा। मास भी पहले की तरह सेम है, मास टोटल मास सेम है, लेकिन ये मास डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि m और 2m को मिलाया होगा तो कितना मास हुआ होगा, 3m। 3m का आधा करो, 3m/2 यानी 1.5m। तो मतलब 3m/2 इधर है और 3m/2 इधर है। मतलब अब m1 m2 बराबर है, यहाँ m1 m2 बराबर नहीं था। तो पहले ये फोर्स कितना था, F। तो इसी F के टर्म में बताना है कि अब न्यू फोर्स यानी न्यू ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो गया होगा। ठीक है ना, 4.5 F, ये ना F1 इसको क्या हो ना, F1 इसको क्या हो ना। हाँ तो ठीक है, देखते हैं, आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है, मैंने अभी सोचा था। ठीक है, चलो देखो, इनिशियली कितना फोर्स था, मैं पहले ही बताया। इनिशियली कितना फोर्स है, m1 m2 और r के टर्म में। तो F क्या हो जाएगा, G। m1 कितना है, m, m2 कितना है, 2m r स्क्वायर, यानी कि 2gm²/r² हमारा F है। ठीक है ना, यही होगा ना। हमने क्या किया, दोनों मिट्टी के गोले को मिलाया, फिर मास को सेपरेट करके रख दिया r डिस्टेंस पर। अब न्यू फोर्स है, कोई बात नहीं, मास तो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लग रहा होगा। तो क्या लगा दे, F डैश इक्वल टू फिर से G m1 कितना है, 3m/2। m2 कितना है, 3m/2। सेपरेशन कितना है, r²। ये कितना हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, 9gm²/4r²। ठीक है ना, होगा। ये बताओ gm/r² को क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इस 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, gm²/r² को f/2 रख सकते हैं, है ना। ये 1, ये 2, ये f डैश, है ना। या तो एक दूसरे को डिवाइड कर लो या पुट कर दो, जैसी मर्जी, बस समझ में आ गई। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 कर लो, है ना। क्या हो जाएगा, ये f/f डैश, ऊपर क्या हो जाएगा, 2gm²/r² और नीचे क्या हो जाएगा, 9gm²/4r²। कैंसिल कर दो, ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूट कर दो या इस तरह से डिवाइड कर दो, बस समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, f/f डैश, m² से ये खत्म हो जाएगा, r² से ये खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 8/9 हो जाएगा। तो f डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/8 टाइम्स f। ठीक है, मतलब फोर्स जो है क्या हो गया, बदल गया। बस समझ आ गई। क्या सीखा इस क्वेश्चन से तुमने, टोटल मास सेम है हालांकि,
सिस्टम का टोटल मास क्या है, सेम है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन से भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पे फर्क पड़ेगा। बस समझ आ गई? मास के डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, इफेक्ट होगा। समझे? ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा था, कर लिए, ठीक है। क्या मैसेज मिला इससे कि इवन मास सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज हो गया तो ग्रेविटेशन फोर्स चेंज हो जाएगा। समझ आई बात है? नोट करो जल्दी से ये बात, नोट करो। कितना टाइम हुआ? 6:05। इसको नोट करो, फिर यहीं शुरू करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। नोट करो, ग्रेविटेशनल फोर्स depends on the distribution of mass also, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आल्सो, ठीक है। यहीं तक रखें। चलो, अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मिलेंगे।